सबसे पहले आपको खबर दें, कराची की राशिद मिन्हास रोड पर शॉपिंग सेंटर में आग लग गई है। आग इमारत की छठी मंजिल से चौथी मंजिल तक फैल गई है। दर्जनों दुकानें जल गईं। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों और स्नॉकल की मदद से आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं। इमारत में फंसे 2 अफराद को स्नॉकल की मदद से रेस्क्यू कर लिया गया है। इमारत की लिफ्ट में फंसे अफराद को निकालने के लिए 2 स्नॉकल की मदद से कोशिशें जारी हैं। आग में शिद्दत होने से इमारत के अंदर शीशे भी टूट कर गिर रहे हैं। धुआं भरने के बायस आग बुझाने में दुश्वारी का सामना है। आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी है। फायर ब्रिगेड के अलावा रेस्क्यू के दीगर इदारे भी इमदादी कामों में मसरूफ हैं। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे दानियाल सैयद। बिल्कुल, इस वक्त हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं कराची के राशिद मिन्हास रोड डालमिया के करीब जो निजी शॉपिंग प्लाजा में आग लगी थी और इस वक्त हम उस प्लाजा के चौथी मंजिल पर मौजूद हैं। धमाकों की आवाज़ आप सुन सकते हैं। मेरे कैमरामैन अगर दिखा सकें, सामने आग लगते हुए मनाजिर, कई देर गुजर चुकी है इस आग को लगे हुए, लेकिन इस वक्त भी आग के जो शोले हैं वो बुलंद हो रहे हैं। फायर ब्रिगेड का अमला यहाँ पर रेस्क्यू का ऑपरेशन करने में इस वक्त जारी है। आधे घंटे से ज्यादा के दौरान ही गुजर चुका है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। चौथा, पांचवा और छठा फ्लोर जो है इस मॉल का, उसमें आग बुरी तरह लगी हुई है और फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि आग जनरेटर के जरिए लगी, शॉर्ट सर्किट के बायस लगी है, कोई और वजूहात है उनका तयन जो है वो इस वक्त करना मुश्किल है। आग पर काबू पाने के बाद जो है तमाम सूरत हाल सामने आ सकेगी। मेरे कैमरामैन सजाद से कहूंगा मनाजिर और दिखा सके नाजरीन को कि शीशे जो हैं वो टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। धमाकों की आवाजें हो रही हैं, धुआं ही धुआं है इस वक्त इस मॉल के अंदर, क्योंकि ये मॉल है और इसके शीशों का ये बना हुआ मॉल था जिसमें शीशों के जो शीशे भी टूट रहे हैं। तबाही के मनाजिर हैं। रेस्क्यू के इदारे जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि आग पर काबू पाया जा सके। जो बैरूनी हिस्सा है इस मॉल का, उसके शीशे तोड़कर और वहां से सीढ़ियां लगाकर उस पर जो है वो रेस्क्यू के इदारे दाखिल हुए हैं। चारों जानिब से जो इस मकाम है इस मॉल का, उस पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही है। शीशों के टुकड़े जो हैं वो गिर रहे हैं टूट कर और ये रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। फायर फाइटर जो हैं, पुलिस हुकाम यहाँ पर मौजूद हैं और पुलिस हुकाम भी कोशिश कर रहे हैं कि जो गैर मुताल्लिका अफराद हैं उनको यहाँ से दूर रखा जा सके। आग मुख्तलिफ हिस्सों में लगी है इस मॉल के और मुख्तलिफ हिस्सों में आग लगने के बाद उसने अपनी लपेट में लिया है मुकम्मल तौर पर। चौथा, पांचवा और छठा फ्लोर जो है इस मॉल का वो मुकम्मल तौर पर जला है। 6 गाड़ियां हैं जो आग पर काबू पाने के में हिस्सा ले रही हैं और फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि आग किस वजूहात की बिना पर लगी उसका तयन किया जा रहा है, लेकिन अव्वलीन जो फायर ब्रिगेड हुकाम की कोशिश है कि किसी तरीके से इस लगने वाली आग पर फौरी तौर पर काबू पाया जा सके। जी दानियाल सैयद हमें उस शॉपिंग सेंटर के अंदरूनी मनाजिर दिखा रहे थे जहां पर आग लगी है। इस वक्त वो उस शॉपिंग सेंटर के बाहर मौजूद हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। दानियाल, इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? किस हद तक आग पर काबू पाया जा सका है और किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है रेस्क्यू सर्विसेज को? जी देखिए, बिल्कुल इस वक्त भी इस इमारत को क्लियर करार नहीं दिया जा सका है। 6 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और 2 स्नार्कल की मदद से आग पर न सिर्फ काबू पाने की कोशिश की जा रही है, बल्कि इस शॉपिंग प्लाजा जो जौहर मोड़ डालमिया के करीब राशिद मिन्हास रोड पर जो शॉपिंग प्लाजा में आग लगी थी, शॉपिंग प्लाजा के अंदर जो लोग फंसे हुए हैं स्नार्कल की मदद से उनको निकालने की भी हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। मेरे कैमरामैन सजाद अगर मनाजिर दिखा सकें कि ये स्नार्कल गाड़ी है और 2 स्नार्कल गाड़ियों की मदद से इस इमारत के अंदर फंसे हुए लोगों को निकालने का काम जारी है। 6 बजे के करीब ये आग लगी है इस शॉपिंग प्लाजा के अंदर और जब फायर ब्रिगेड हुकाम को इत्तला मिली तो इब्तिदाई तौर पर 2 गाड़ियां रवाना की गई और उसके बाद जब मजीद आग की शिद्दत फैलती चली गई तो उसके बाद मजीद फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को यहाँ पर पहुँचाया गया, तलब किया गया। इस वक्त 6 गाड़ियाँ हैं फायर ब्रिगेड की, 2 स्नार्कल गाड़ियाँ हैं। मुख्तलिफ रेस्क्यू के इदारे, फलाही इदारे जो हैं वो यहाँ पर आग पर काबू पाने में हिस्सा ले रहे थे। इब्तदाई तौर पर जो फायर ब्रिगेड हुकाम को इत्तला मिली थी वो ये मिली थी कि निजी शॉपिंग प्लाजा की जो इमारत छत है उस पर रखे जनरेटर में आग लगी है, लेकिन इस वक्त आग चौथी, पांचवी और छठी मंजिल में मुकम्मल तौर पर फैल चुकी है। अंदर खवातीन, जेंट्स और बच्चों की जो दुकानें हैं वो यहाँ पर मौजूद है और मुकम्मल तौर पर चौथा, पांचवा, छठा फ्लोर जो है वो इसकी जद में आया है। अब से कुछ देर कबल हमारी एक नौजवान से जो है वो बात हुई थी। नौजवान जो है वो इस इमारत के अंदर फंसा हुआ था और उस इमारत के अंदर से जो नौजवान राइफ हामिद नामी एक नौजवान जो यहाँ पर रेस्क्यू करके उसको बाहर निकाला गया, उसने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू की और उसमें उसका ये कहना था
कि इस वक्त भी इमारत के अंदर तकरीबन 20 से 25 लोग फंसे हुए हैं। जिस वक्त आग लगी उसके धुएं के बायस वो एक कमरे में अपने आप को उन्होंने महसूस कर लिया था, क्योंकि उन्हें भागने का या इस शॉपिंग प्लाजा से निकलने का कोई महफूज ठिकाना नज़र नहीं आ रहा था, जिसके बायस वो इस प्लाजा के अंदर एक कमरे में रह गए थे। इस वक्त आग को लगे हुए तकरीबन 1.5 घंटे से ज़ायद का दौरानिया गुजर चुका है और 1.5 घंटे से ज़ायद दौरानिए के दौरान जो आग लगी है उसमें बेशतर दुकानें मुकम्मल तौर पर जलकर खाकसर हो गई हैं। धमाकों की भी आवाज़ सुनी गई, शीशों के टुकड़े भी जो है वो टूटे। वो नौजवान हमारे साथ मौजूद है, उससे बात करने की कोशिश करते हैं। राइफ, ये बताओ कितने बजे आग लगी और कितने आपके साथ दोस्त आपके कुलीग थे जो अंदर मौजूद थे? 6 बजे तक तो हम लोगों ने नमाज़ पढ़ी है फजर की, तो उस टाइम तक तो 4th फ्लोर पे कुछ भी नहीं था। नीचे आग लग गई होगी पहले, हमें नहीं पता था। 4th फ्लोर पे हमने 6 बजे तक नमाज़ पढ़ी है। 6:15-20 के करीब जो है हमारे ऑफिस तक धुआं भर गया था जब फायर अलार्म्स बजने लगे थे और लोगों ने आके फिर बोलना शुरू कर दिया था कि आग लग गई है। तो हम लोग जो है एक सेफ़ रूम में चले गए थे। मेरे साथ मेरे 4-5 जो ऑफिस मेंबर्स थे ये मेरे साथ और उसके अलावा 20-25 करीब और लोग होंगे, 20-25 के करीब और भी लोग होंगे। एक और नौजवान है जो इस इमारत के अंदर मौजूद है। आप बताओ कि कितने बजे आग लगी और इस वक्त कितने आपके दोस्त हैं जो अंदर मौजूद हो सकते हैं? 6-6:30 बजे के टाइम जैसे हम लोग निकलने लगे हैं तो एकदम से थोड़ा सा धुआं है और अल्लाह का ऐसा करम हुआ है कि हम पता नहीं थोड़े ऑफिस से 50 लोग के करीब हम लोग एक तरफ भागे हैं, धुएं की तरफ भागे। तो इतना काला धुआं था कि हम टॉर्च ऑन कर रहे थे तो हमें नहीं कुछ दिख रहा था। हम अल्लाह का ऐसा करम हुआ है कि ऐसे ऑफिस में गए जहाँ पे शीशा बंद था। अब उस 50 लोग उस चैम्बर में थे और जहाँ से थोड़ा सा वेंटिलेशन आ रही थी, शर्टें उतार के और कपड़ों से वो वेंटिलेशन की जगह पे खड़े होके बस दुरूद शरीफ पढ़ रहे थे और गीले कपड़े वगैरह लेके शर्टें उतार के मुंह पे बांध रहे थे। 2 घंटे तक ये चला है। इतनी पैनिक क्रिएट की है यहाँ की इंतज़ामिया ने, मुझे नहीं पता यहाँ की इंतज़ामिया या वहाँ के लोग हैं। आप सिंपल सी वेंटिलेशन। मुझे ये बताओ कि अभी अंदर कितने लोग हैं जो फंसे हो सकते हैं? हमारी साइड पे जो 50 लोग थे 4th फ्लोर पे, उसमें से तो तकरीबन अल्लाह का ऐसा करम है सारे बाहर आ चुके हैं, लेकिन बाकी जो इधर उधर थे या फिर जो मुंतशिर होके उधर भागे हैं उनका नहीं कुछ पता। नौजवान है जो इस इमारत में फंसे हुए थे और इनका कहना है कि जो इनके साथ जो इनके कुलीग थे जो एक चैम्बर के अंदर एक रूम के अंदर महफूज मुकाम जानकर वो वहाँ पर मुंतकिल हुए, वो बाहिफाजत बाहर आ गए। लेकिन इस इमारत के अंदर अब भी लोग मौजूद हैं और इस नारकल की मदद से कोशिश ये की जा रही है कि फंसे हुए जो लोग हैं जो छत पर मुंतकिल हुए हैं उनको इस नारकल की मदद से निकाला जा सके। मेन जौहर चौरंगी जौहर मोड़ के करीब का ये इलाका है, मेन राशिद मिन्हास रोड पर, जहाँ पर तकरीबन 6 बजकर चंद मिनट पर यह आग लगी थी और इब्तदाई तौर पर 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ और फिर जब आग की शिद्दत देखी तो 6 फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ, 2 इस नारकल की गाड़ियाँ इस वक्त आग पर काबू पाने कल में मसरूफ हैं। जी अच्छा दानियाल, आप हमारे साथ ही रहेगा इस वक्त। अपने देखने वालों को बताते चलें 1.5 घंटे की कोशिशों के बावजूद आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। आग लगने के वक्त प्लाजे में 50 के करीब अफराद मौजूद थे और ये कहना है एक ऐनी शाहिद का, नौजवान का, जो उस बिल्डिंग के अंदर मौजूद था। और इमारत में फंसे नौजवान राइफ हामिद ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया कि बिल्डिंग में इस वक्त भी कई अफराद फंसे हुए हैं और आग लगी तो हम एक महफूज कमरे में दाखिल हो गए थे। धुआं शदीद होने के बायस कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन ये बाहर निकलने में कामयाब हो गए हैं और अभी भी बताया जा रहा है कि कई लोग इस बिल्डिंग में फंसे हुए हैं। दानियाल, हुक्काम को किन मुश्किलात का सामना है, कुछ पता चला है? आपकी बात हुई हो फायर ब्रिगेड हुक्काम से? हाँ जी, देखिए बिल्कुल मेरे कैमरामैन भी सजाद अगर मनाजिर दिखा सके कि मुकम्मल तौर पर जो बैरूनी दीवार है इस शॉपिंग प्लाजा की वो मुकम्मल तौर पर बंद है और फायर ब्रिगेड के जो काम है वो निचली मंजिल से जो आग बुझाने के आलात होते हैं वो लेकर अंदर दाखिल हुए हैं और उसके बाद जब अंदर दाखिल होने लगे तो शीशों के टुकड़े गिर रहे थे टूट कर, जिसके बायस मुश्किलात का सामना था। आग छत पर लगी, उसके बाद 4था, 5वां, 6ठी मंजिल जो है वो मुकम्मल तौर पर लपेट में आई और फायर ब्रिगेड को रेस्क्यू करने में मुश्किलात का सामना रहा, क्योंकि जैसे ये चारों जानिब से बंद शॉपिंग प्लाजा है और जब आग लगी उसके बाद बिजली मुनक़ता हो गई, जिसके बाद रोशनी का भी अंदर कोई निज़ाम नहीं था, जिसके बायस रेस्क्यू इदारों को मुश्किलात का सामना रहा। इस वक्त फायर ब्रिगेड हुकाम जो है वो पहुँचे हैं और उनकी कोशिश है कि किसी तरीके से अगर कोई शख्स इसके अंदर फंसा हुआ है तो उसे फौरी तौर पर इस नारकल की मदद से बाहर निकाला जा सके। लेकिन इस लगने वाली आग को तकरीबन 2 घंटे होने वाले हैं और इस 2 घंटे
कि आग के बाद भी फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि वो किस हद तक इस आग के ऊपर काबू पाया जा सका है, कहना कबल वक्त होगा। आग किन वजूहात की बिना पर लगी, ये भी कहना कबल वक्त होगा। कोशिश ये की जा रही है फायर ब्रिगेड हुकाम की कि फौरी तौर पर जो अफराद अंदर फंसे हुए हैं, जिनकी इतलात मौसूल हो रही हैं, अंदर से बाहर आने वाले जो अफराद बता रहे हैं कि अंदर इस वक्त भी लोग मौजूद हैं, फंसे हुए हैं, धुएं के बायस उन्हें कुछ सुझाई नहीं दे रहा, उनको निकालने के लिए रेस्क्यू इदारों की कोशिशें जारी हैं और 2 स्नार्कल की गाड़ियां हैं जिनकी मदद से अंदर फंसे हुए लोगों को निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। जी अच्छा, कुछ पता चल सका दानियाल कि अब तक कितनी दुकानें जल चुकी हैं? और जिस तरह के आप बता रहे हैं कि चौथा और 5वें 6ठे फ्लोर जो है मुकम्मल तौर पर जल चुके हैं, तो कुछ क्या वाज़ेह हो सका है? देखें, जो हम अंदर अब से कुछ देर कबल जब हम अंदर गए थे उस वक्त हमने जो मनाज़िर देखे थे चौथे और 5वें फ्लोर के, उस वक्त उसके मुताबिक तकरीबन 25 से 30 से ज़ायद दुकानें हैं जो जलकर राख हो गई हैं। और क्योंकि ये चौथे 5वें 6ठे फ्लोर पर लगी और धुआं बहुत ज़्यादा था जो दिखाई नहीं दे रहा था। फायर ब्रिगेड हुकाम का भी कहना है कि कितनी दुकानों में आग लगी ये कहना कबल वक्त होगा, क्योंकि अंदर धुआं बहुत ज़्यादा है जिसके बायस कुछ दिखाई नहीं दे रहे और रेस्क्यू ऑपरेशन करने में मुश्किलात का सामना है। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है आग पर काबू पा लेने के बाद, कूलिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद ये बात सामने आ सकेगी कि मजमूई तौर पर कितनी दुकानें जलकर राख हुई हैं, कितना नुकसान हुआ है और आग लगने की असल वजूहात क्या है। लेकिन इब्तदाई तौर पर जो फायर ब्रिगेड हुकाम को इतलात मौसूल हुई है उसके मुताबिक यही कहना है कि जनरेटर में आग लगी और उसके बाद ये आग फैलती हुई 6ठी, 5वीं और 4थी मंजिल तक आई गए और 4थी मंजिल के ऊपर दफातर भी मौजूद थे। लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए एक महफूज मकाम पर मुंतकिल हुए, लेकिन धुएं के बायस वो उस मकाम से बाहर नहीं आ सके और जब धुआं कुछ कम हुआ, जब आग पर कुछ काबू पाया, उसके बाद लोग निकल कर बाहर आए हैं। और अब से कुछ देर कबल जियो ने अपने नाजरीन को जो मुतासर अफराद थे जो अंदर फंसे हुए थे बिल्डिंग के, उनके भी गुफ्तगू की, जिसमें उनका कहना था कि उनके दीगर दोस्त जिनकी तादाद तकरीबन 50 के करीब थी वो इस इमारत के अंदर मौजूद थे। 6 बजे के बाद जब नमाज फजर अदा करने के बाद वो निकले हैं तो उन्हें धुआं दिखाई दिया और उसके बाद वो तमाम तर जो कुलीग से जो काम करते थे वो एक कमरे के अंदर पहुंच कर उन्होंने अपनी जान बचाई। जो गीला कपड़ा कर करके अपने चेहरे के ऊपर रखा और वेंटिलेटर का जो निज़ाम था जहाँ से धुआं अंदर दाखिल हो रहा था उसके ऊपर अपनी शर्ट्स और दीगर कपड़े उतार के वहाँ पे रखे ताकि धुआं अंदर नहीं आए। लेकिन इस वक्त ठीक है दानियाल, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। इस वक्त उन्होंने नाज़रीन को बताएं कि आग जो लगी हुई है शॉपिंग सेंटर में उसमें 6 गाड़ियाँ फायर ब्रिगेड की और 2 स्नॉकल की मदद से आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं। गजा में आर्जी जंगबंदी का दूसरा रोज़ है। गजा से इसराइली कैदियों की रिहाई आज फिर होगी। जुमे को हमास ने 13 इसराइली यरगमालियों को रिहा किया, बदले में इसराइल ने 39 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया। कतरी हुक्काम के मुताबिक हमास ने जुमे को 24 यरगमालियों को रिहा किया, जिनमें 13 इसराइलियों के अलावा 10 थाई और 1 फ़िलिपीनी शहरी भी शामिल है। आर्जी जंगबंदी के दौरान खुराक, पानी, दवाएं और दीगर ज़रूरी अशिया लेकर 137 ट्रक गजा पहुँच चुके हैं। 4 रोज़ के दौरान गजा से 50 यरगमाली और इसराइल में कैद 150 फ़लस्तीनी रिहा किए जाएंगे। इसराइल ने मगरबी किनारे से 3 फ़लस्तीनी सहाफ़ियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसराइल के हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 15,000 हो गई है, जिनमें 6,000 से ज़्यादा बच्चे शामिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इसराइली हमलों में गज़ा के 24 लाख शहरियों में से 17 लाख शहरी बेघर हो चुके हैं। आलमी इदारे सेहत कल शिफा अस्पताल के सरबराह की गिरफ्तारी पर इज़हार तशवीश। अस्पताल सरबराह समेत तिब्बी अमले के 5 अफराद को बुध को गिरफ्तार किया गया था। और अब कुछ बात मौसम की। आज लाहौर का शुमार दुनिया के चौथे आलूदा तरीन शहर के तौर पर किया गया है। लाहौर में आज स्मॉग और मौसम की सूरत हाल बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इरफान नज़ीर। जी, मैं इस वक्त लाहौर के मशरकी हिस्से हरबसपुर के इलाके में खड़ा हूँ और आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि आज स्मोक की जो मिकदार है निस्बतन कम है। इस वक्त लाहौर जो है दुनिया के चौथा आलूदा तरीन शहर है और जो पार्टिकुलर मैटर्स है उसकी तादाद 230 है। इस वक्त लाहौर में जो टेम्परेचर है मिनिमम वो 12 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 23 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। इस वक्त नमी का जो तनासब है वो 87% है, जबकि लाहौर समेत 6 डिवीज़नों में जो स्मोक की वजह से स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो नाफिज किया गया है। जो तलीमी इदारे हैं वो 6 डिवीज़नों में बंद हैं, जबकि जो तजारती इदारे हैं वो भी शाम जो है 3 बजे के बाद खुलते हैं, जबकि इतवार को जो मुकम्मल हो जो लॉकडाउन होगा। जी, पंजाब के मुख्तलिफ अजला में स्मॉग की तशवीशनाक सूरत हाल के बायस स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है। ताहम मुल्तान में अब भी मुख्तलिफ फैक्ट्रीज से धुआं उठता दिखाई दे रहा है। कमालिया में स्मार्ट लॉकडाउन के बायस तालीमी इदारे बंद हैं। सूरत हाल बताएंगे मुल्तान से जौदत नदीम, हाफिजाबाद से सैयद मोहम्मद ज़मीर और कमालिया से अमजद सईद।
जी, हुकूमत पंजाब की जानिब से पंजाब के 10 अजला के अंदर जो है स्मोक को कंट्रोल करने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो लगाया गया था, लेकिन मुल्तान की अगर मैं आपको बात बताता चलूँ तो मुल्तान में मुख्तलिफ छोटी बड़ी फैक्ट्रियों की जानिब से आज भी जो है वो धुआं छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से स्मोक की सूरत हाल जो है मज़ीद ख़राब हो चुकी है। जी, पंजाब के जिन इलाकों में स्मोक के बायस स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है उनमें हाफिजाबाद भी शामिल है। आज हफ्ता के रोज़ भी यहाँ पर जहाँ तमाम निजी व सरकारी तलीमी इदारों में मुकम्मल तौर पर तातील है, वहाँ पर डिप्टी कमिश्नर के नोटिफिकेशन के मुताबिक ज़िला भर के बाज़ारों, मार्केटों और रेस्टोरेंट्स को भी दोपहर 3 बजे तक बंद रखने की हदायत की गई है। आज दूसरे रोज़ भी कमालिया के सरकारी और गैर सरकारी तलीमी इदारे मुकम्मल तौर पर बंद हैं और शहर की छोटी बड़ी मार्केटें भी बंद दिखाई दे रही हैं। शहरी मास्क की पाबंदी पर बिल्कुल भी अमल दरामद ना कर रहे हैं, सिर्फ 5% लोग ही हैं जो मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। मगरिबी हवाओं के बायस आज मगरिबी और जनूब मगरिबी बलूचिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। थरपारकर, उमरकोट, बदीन, मीरपुर खास और ठट्टा में आंधी और बारिश की पेशगोई की गई है। जाम शोरो और कराची के कुछ हिस्सों में भी आज और कल बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। सियासी मंजरनामे से खबर शामिल करें। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी के दरमियान इख्तलाफात की खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। फैसल करीम कुंडी ने प्रोग्राम नया पाकिस्तान में कहा है कि बिलावल ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रोफाइल तस्वीर तब्दील की है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बिलावल खफा नहीं जो आसिफ अली जरदारी उन्हें मनाने जाएं। बिलावल 30 नवंबर को यौम तासीस के जलसे से खिताब करेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ ने गुफ्तगू में कहा है कि बिलावल पीर को दुबई से वापस पाकिस्तान आ जाएंगे, जबकि बिलावल भुट्टो का दुबई जाना पहले से तय था। बिलावल साहब जो है अपने शेड्यूल के मुताबिक केपी का उन्होंने विज़िट ख़त्म किया, कन्वेंशन ख़त्म किए और वो कल दुबई चले गए हैं और जरदारी साहब आज दुबई जा रहे हैं। जरदारी साहब मनाने जा रहे हैं बिलावल साहब को? नहीं, बिलावल साहब कोई खफा तो नहीं जो मनाने जाएंगे उनको। खफा नहीं है बिलावल साहब। 30 नवंबर को हमारा यौम तासीस है क्वेटा में, सही है, तो उसमें बिलावल साहब ने खिताब करना, वो आ जाएंगे। बिलावल साहब 29 तारीख को क्वेटा में। बिलावल साहब का ये प्री शेड्यूल्ड ट्रिप था, उनकी फैमिली वहाँ पर मौजूद है, उनकी बहनें वहाँ पर मौजूद हैं, ये पहले से डिसाइडेड था और वो अपने शेड्यूल के मुताबिक गए हैं और गालिबन मंडे को वापस आ जाएंगे। 30 तारीख को पीपल्स पार्टी का जो कन्वेंशन डे करार दिया जाता है, 30 नवंबर को क्वेटा में हमारा जलसा है, उसके अंदर भी बिलावल साहब होंगे। तो ये जो सारी कहानी की आपकी असम्पशन है कि बिलावल साहब शायद कोई नाराज होकर चले गए हैं और कोई प्रॉब्लम है, मैं इससे इख्तलाफ करता हूं। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो ट्रेन नहीं है, लेकिन अगर जरदारी साहब ये कहते हैं कि हम सबको सीखने की जरूरत है, हम सब सीख रहे हैं, मैं समझता हूं उसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत SIFC की एपेक्स कमेटी का खुसूसी इजलास हुआ। कमेटी ने दोस्त ममालिक के साथ स्ट्रेटिजिक शराकत दारी को फ़रोग़ देने के लिए इक़दाम की मंजूरी देते हुए मुख्तलिफ मनसूबों पर तेज़ी से अमल दरामद करने की हिदायत की है। आर्मी चीफ ने हुकूमत के मुआशी इक़दाम की हिमायत के लिए पाक फ़ौज के गैर मुतज़लज़ल अज़म की यकीन दहानी कराई। एलामी के मुताबिक इजलास में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, मुतालिका वज़रा और आला सतह के सरकारी अफसरान ने शिरकत की। इजलास में आर्मी चीफ ने हुकूमत के मुआशी इक़दाम की हिमायत के लिए पाक फ़ौज के गैर मुतज़लज़ल अज़म की यकीन दहानी कराई। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा है कि नवाज शरीफ के खिलाफ जितने केसेस बने थे वो बेबुनियाद हैं। तारीख में पहली बार किसी बाप को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर सज़ा दी गई थी। बरतानवी नशरियाती इदारे को दिए गए इंटरव्यू में सरफराज बुगटी ने कहा है कि निगरान हुकूमत के लिए नवाज शरीफ और बिलावल यकसां काबिल एहतराम हैं। सरफराज बुगटी ने चेयरमैन PTI को अदलिया का लाडला करार देते हुए कहा कि उन्हें जेल में जो सहूलियात हासिल हैं, माजी में किसी साबिक वज़ीर आज़म को वो सहूलतें जेल में हासिल नहीं थीं। PTI के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा है कि इस बात का इम्कान मौजूद है कि इमरान खान PTI की चेयरमैनशिप का इलेक्शन ना लड़ सकें। सुप्रीम कोर्ट का नवाज शरीफ की पार्टी सरबराही केस का फैसला उनके रास्ते की रुकावट बन सकता है। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन के फैसले को दबाव में तब्दील किया गया। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी के बयान पर रद्दअमल देते हुए बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा है कि निगरान वज़ीर की ज़बान किसी भी जमात के सरबराह के बारे में ऐसी नहीं होनी चाहिए। बड़े शक व शुबात उठते हैं क्योंकि मेरे सामने जब ये बताया गया था कि आप एफिडेविट दे दें तो आपका इलेक्शन का हम मान लेंगे कि ये इलेक्शन आपने कराए हैं और एफिडेविट जमा करा दिए थे, उसके बाद अनाउंस कर दी थी
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कि हाँ ठीक है, अब आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं और इलेक्शन अब आपको कराने की ज़रूरत नहीं है, आपको निशान उसके बगैर ही मिल जाएगा। लेकिन फिर उसको तब्दील किया गया तो यकीनी तौर पे कोई प्रेशर होगा, यकीनी तौर पे कोई मसला होगा, जो इतनी देर लग गई 4 सफ़े का ऑर्डर लिखवाने में। इमरान खान साहब का क्या मुस्तकबिल होगा? क्या वो इन इंतखाबात में हिस्सा ले सकते हैं कन्वेंशन के बाद? बिल्कुल वो कर सकते हैं, और अगर उनके खिलाफ कोई ऐसी बात है जो जिसकी वजह से वो ना कर सके, इलेक्शन में हिस्सा ना ले सके, तो उनकी जगह कोई एक्टिंग भी आ सकता है टेम्परेरी तौर पे। साहब, इस बात का खदशा है कि कानूनी रुकावट हो सकती है उनके इलेक्शन लड़ने में, इंट्रा पार्टी इलेक्शन लड़ने में? जी हो सकती है, बिल्कुल। जिस तरह की रुकावटें आ रही हैं, जिस तरह के ऑर्डर्स पास हो रहे हैं, हम उसके लिए भी तैयार हैं। सरफराज बुगटी साहब जो कि निगरान वजीर दाखिला हैं, उन्होंने ये कहा है कि असल लाडला तो इमरान खान है, क्योंकि इस वक्त भी जेल में जो सहूलतें इमरान खान को दी गई हैं वो किसी और को कभी नहीं मिली हैं। केयरटेकर सेटअप में जो भी मिनिस्टर हों, नाम लिए बगैर मैं कहूँगा, जो भी मिनिस्टर हों, उनको अपनी जो जुबान है उसको ज़रा थोड़ा सा न्यूट्रल रखना पड़ता है। वो अगर इस तरह की जो आपने बात बताई, अगर इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की कि वो लाडले हैं, तो फिर मेरा ख्याल है वो ज़ुबान दुरुस्त नहीं। मैं मिलता रहा हूँ इमरान खान साहब को, उन्होंने कंप्लेन नहीं किया कि उनको उनके साथ कोई ज़्यादती हो रही है या कोई ऐसी उनको सहूलियात मिल रही हैं जो कि नहीं मिलनी चाहिए। उनको जो जेल मैनुअल के मुताबिक मिल रही होंगी ज़रूर, लेकिन उसके अलावा वो वैसे भी शिकायत नहीं करते। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा है कि निगरान हुकूमत रियासत के ज़ेर मिल्कियत इदारों की निजकारी पर तवज्जो मरकूज कर रही है, जिसके नताइज जनवरी के वस्त में सामने आ जाएंगे। पहली तरजीह PIA की निजकारी है। आइंदा चंद हफ्तों में हुसूसी सरमायाकारी सहूलियाती काउंसिल के कई ममालिक के साथ MOUs पर दस्तखत हो जाएंगे, जिसके नतीजे में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी पाकिस्तान में आएगी। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का जंग मीडिया ग्रुप के प्रोग्राम ब्रेकफास्ट विद PM में बतौर मेहमान हुसूसी खिताब। कहा, अगले 10 सालों में 10 लाख नर्सों की तरबियत करेंगे। उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को रेलवे के जरिए मुंसलिक किया जाएगा। हुकूमत टैक्स के निज़ाम में इस्लाहात लाकर इससे जदीद खतूत पर इस्तवार कर रही है। SIFC का जो प्लेटफॉर्म है, मिलिट्री सिविल दोनों उसका हिस्सा बन गए, और चूँकि ज़ाहिर है हम 2 महीने 2.5 महीने में अगर ये तब्दीली आ भी जाती है, एक जो उसका सबसे इम्पोर्टेंट और मजबूत कंपोनेंट है मिलिट्री, वो तो उसका हिस्सा कंटिन्यू करेगी, तो वो उसकी सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करेगी। निगरान वजीर आजम का कहना था कि पाकिस्तान में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ज़ाब्तों के तहत काम करता है, लेकिन सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया की मशरूम ग्रोथ हो रही है और ये सियासी मंजरनामे पर भी असरअंदाज हो रहा है। पार्लियामेंट को चाहिए कि इससे रेगुलेट करने के लिए कानून साजी करें। वेस्ट एशिया की रियासतों के लिए पाकिस्तान से बराह रास्त परवाजों पर तवज्जो दी जा रही है और आज़रबाईजान के लिए पहला लाइसेंस दे दिया गया है। बदकिस्मती से मुल्क में किसी को लोकल गवर्नमेंट सिस्टम में दिलचस्पी नहीं। 18वीं तरमीम के तहत सूबाई मालियाती कमीशन भी बनना चाहिए, जिसके तहत सूबे के इजला को इनकी पसमानदगी, आबादी और दीगर एतबार से इनकी जरूरत के मुताबिक फंड्स मिलने चाहिए। वजीर आला के नाम से सूबे में ताकत का एक नया मरकज बनाया गया है और हर जमात ये पुरकशिश ओहदा हासिल करना चाहती है। ज़राई टैक्स आइन के तहत सूबाई मामला है। FBR इस पर काम कर रहा है। कैमरामैन रिजवान शाह और साथी रिपोर्टर अशरफ मालम के हमरा आयशा उमैर, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। अदाकारा हाजरा खान ने चेयरमैन PTI पर हरासानी, कौल व फ़िल में तज़ाद और नज़रियाती और अखलाकी पस्ती समेत मुनशियात के इस्तेमाल के इल्ज़ामात आयद कर दिए हैं। इस्लामाबाद में अपनी किताब वेयर ओपीएम ग्रोस की तकरीब रूनुमाई में कहा है कि किसी की किरदार कुशी नहीं कर रही, कोई कितना ही हैंडसम क्यों ना हो, बच्चियों को मोहतात रहना चाहिए। रिपोर्ट करेंगे हैदर शराजी। अदाकारा और मॉडल हाजरा खान ने अपनी किताब की तकरीब रोनुमाई में कहा, चेयरमैन PTI को अजीम समझा गया, लेकिन वो मुख्तलिफ शख्स था। ऐसे शख्स से ताल्लुक पर अफसोस है। कोई कितना ही हैंडसम हो, बच्चियों को मोहतात रहना चाहिए। अहम ओहदों पर बैठे अफराद इस्तेहसाल करते हैं। If you're running for office, you should be held accountable। ये काफी लोगों को आजकल मैं देख रही हूँ बड़ा बोलते रहते हैं, ये जाती जिंदगी नहीं। एक पॉलिटिशियन की जाती जिंदगी नहीं होती जब वो असरअंदाज होता है उन डिसीजंस पे। अगर कोई ये कहता है कि औरतों का रेप इसलिए होता है कि मर्द रोबोट नहीं होते, फिर वो जाती नहीं रहती, वो मेरी सिक्योरिटी के ऊपर आती है।
हाजरा खान का कहना है किताब लिखने के बाद उन्होंने किताब का मसौदा इमरान खान को भी भेजा था। किताब की पब्लिशिंग में रुकावटें डाली गईं, मेरे खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम शुरू की गई, जिसके बाद मुल्क से बाहर चली गईं। माओ और खालाओं को देखा, उनके पोस्टर्स व्हेन ही वाज अ क्रिकेटर। अब एक नई जनरेशन है, उनका बहुत बड़े क्रश हैं, आइडल हैं, तो थर्ड जनरेशन से इमरान खान साहब की क्रश चल रही है। वल्चर कल्चर जो है ना, ये जिस मखसूस शख्स के बारे में मैंने बात की है, इसमें उनकी जो इकोसिस्टम है ना, ये बहुत ही उसमें रैम्पेंट है। किसी को एक्सप्लॉइट करना, किसी को ब्लैकमेल करना, किसी को म्यूचुअली एक्सप्लॉइट करना, यू नो, क्विट प्रो को, जो भी आप कहते हैं, इतना मुश्किल नहीं है। हाजरा खान ने कहा किताब लव स्टोरी नहीं, हकायक पर मबनी है, किसी की किरदार कुशी नहीं कर रही, हकायक बयान कर रही हूँ, ताकि मुस्तकबिल में कोई भी खातून ऐसे अफराद का निशाना ना बने। कैमरामैन साजिद तारिक के साथ हैदर शराजी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। खेल के मैदान से खबर दें, दौरे ऑस्ट्रेलिया की तैयारियों के लिए पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड ने दूसरे रोज़ भी पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस की। खिलाड़ियों को फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग की खुसूसी ट्रेनिंग दी गई। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड ने दूसरे रोज तकरीबन 4 घंटे प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। इस मौके पर चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज, टीम मैनेजर नवीद अकरम चीमा और हेड कोच मोहम्मद हफीज भी मौजूद थे। मोहम्मद हफीज की निगरानी में पाकिस्तानी बैटर्स को 2 मरहलों में बैटिंग की प्रैक्टिस करवाई गई। पहले मार्बल स्लेब पर बैटिंग की प्रैक्टिस कराई गई, फिर ऑस्ट्रेलिया की पिचेस को मद्देनजर रखकर कौमी खिलाड़ियों को सिंथेटिक और बाद में टेप बॉल से भी ट्रेनिंग दी गई। हेड कोच मोहम्मद हफीज ने बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, सऊद शकील और सलमान आगा को स्लिप पोजीशन की खुसूसी मशकें भी कराईं, जबकि सरफराज अहमद ने प्रैक्टिस सेशन में विकेट कीपिंग की। फास्ट बॉलर हसन अली ने भी कैंप ज्वाइन कर लिया। टीम मैनेजमेंट ने ऑफ स्पिनर साजिद खान को तलब कर लिया। उन्होंने सईद अजमल की निगरानी में ट्रेनिंग की। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मिडिल ऑर्डर बैटर सऊद शकील का कहना है कि श्रीलंका के खिलाफ जिस तरह खेला उसी तरह कारकर्दगी देने की कोशिश होगी। यही मॉडर्न डे क्रिकेट का तकाजा है। इस बात को जहन में रखकर ही तैयारी कर रहे हैं। Sweeps the ball into the gap. अगर आप हमारी लास्ट सीरीज़ भी देखें जो हम श्रीलंका के खिलाफ खेले हैं और जो वहाँ पे हमारी परफॉर्मेंस रही, जो मेरी तरफ से ख़ास तौर पे जो मैंने भी अब श्रीलंका में इंटेंट शो की थी, तो कोशिश करेंगे उसी इंटेंट को, क्योंकि आप देखें मॉडर्न डे क्रिकेट की डिमांड है, तो कोशिश करेंगे कि उसी तरह प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और इसी तरह वहाँ जाके भी वही खेल पेश करें। ऑस्ट्रेलियन पिचेस में हमेशा से बाउंस होता है और कोशिश करेंगे कि उनको जल्द से जल्द अडॉप्ट करें। वहाँ पे जाके थोड़ा सा अर्ली भी जा रहे हैं, हमारा वहाँ पे 4 डे गेम भी है, तो जितना जल्दी हम चीज़ों को अडॉप्ट कर लेंगे वहाँ जाके तो हमारे लिए आसानी होगी। कोई भी सीरीज़ होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और ख़ास तौर पे ये ऑस्ट्रेलिया जैसा बड़ा टूर होता है। एज अ प्लेयर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप भी वहाँ जाके टेस्ट हो रहे होते हैं, आपके स्किल टेस्ट हो रहे होते हैं वहाँ पे जाके, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। एज अ प्लेयर भी चैलेंज होता है, एज अ टीम भी वो चैलेंज होता है। तो अच्छी क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे। हमने जो बात मैंने पहले भी की कि अच्छी इंटेंट आपको वहाँ पे भी ज़रूर दिखेगी बाजार सारे प्लेयर्स की तरफ से, तो कोशिश करेंगे अच्छा खेल पेश करें। बाबर आजम लैटिन नोट छोटा डॉन आपको बोल दिया, ये आपको मजाक में कहा या वो क्या है चक्कर, कैसे बता दें? नहीं, वो तो उन्होंने मजाक नहीं किया, वो उनका प्यार है, तो वो इसी तरह हमें, जब वो कप्तान भी थे तो इसी तरह वो हमें लेके चलते थे, वो तो ये उनका प्यार है, उसमें कोई बात नहीं है। कराची आर्ट काउंसिल में आमरीत पर तनकीदी खेल द वाइट प्लेग पेश किया गया। वकास आलम की रिपोर्ट देखिए। आप इलाज को सिर्फ और सिर्फ जाती मफाद की नजर से देखते हैं, जबकि मैं उसे खालिसन साइंस और एक फिजिशियन की हैसियत से देखता हूं, जिसके कंधों पर पूरी इंसानियत की जिम्मेदारी है। महर जाफरी की हिदायतकारी में बनाया जाने वाला खेल द वाइट प्लेग अपनी नौयत का एक मुनफरिद खेल था। ये कहानी वबा के दौर में एक आमिर की जंगी जुनून के खिलाफ एक डॉक्टर की है, जो अपने इलाज का नुस्खा बताने के एवज आमिर के कुर्सी छोड़ने की शर्त रखता है। जंग, अमन, वबा और इलाज के गिर्द इस कहानी में मारूफ थिएटर अदाकारों ने हिस्सा लिया। 3 घंटे का खेल है, बड़ा खेल है, और ख़ुद हमें बनाते वक्त इतना अंदाज़ा नहीं हुआ कि ये 3 घंटे तक खींच रहा है, लेकिन जब बन गया तो हमें था कि यार बोरिंग तो नहीं लग रहा, क्यों खींच तो नहीं रहा कुछ। खेल की हिदायतकारा का कहना था कि इस ड्रामे का मकसद अमन के पैगाम को फ़रोग देना है। एक्टिव रेजिस्टेंस जो चीज़ होती है, क्योंकि हम सोचते हैं कि एक बंदा क्या कर सकता है जब सिस्टम इतना ओवरवेलमिंग है, जब जंग हो रही है, ये वो फलाना, बट आई थिंक द रीज़न व्हाई आई रियली वांटेड टू डू द प्ले, और बहुत मुश्किल खेल है जैसे कि आप देख रहे हैं, इज़ बिकॉज आई रियली बिलीव इन द मैसेज। शुरका ने भी इस खेल में नारे लगाए और खूब महजूज हुए। कैमरामैन अदनान अली के साथ वकास आलम अंगारिया, जियो न्यूज़, कराची।